डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सपा और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति एक जैसी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। लखनऊ में अधिवक्ता ने गोली मारकर खुदकुशी की, फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल और अन्य साक्ष्य कब्जे में लिए। खुदकुशी के कारणों का पता लगा नहीं चल सका। हमीरपुर में यमुना नाव हादसा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सभी 6 शव नदी से निकाले। एडीजी प्रयागराज जोन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में चर्चा करेंगे कि आखिर शांति की बात करने वाला अमेरिका ईरान पर फिर से हमलावर क्यों हो गया है और अमेरिका और ईरान के बीच क्यों नहीं शांति समझौता हो रहा है। बार बार ओमान की खाड़ी दहल रही है। अमेरिकी सेना के ताजे हमले में ईरानी तेल टैंकरों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। हमले के शिकार ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई उस समय हुई जब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर की चर्चा चल रही थी। आपको बता दें कि ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार अमेरिकी सेना ने जास के पास ईरानी समुद्री क्षेत्र से हार्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को हार्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसे ईरान ने इसे संघर्ष विराम की भावना के खिलाफ और नागरिकों पर हमला बताया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई उन सैन्य सुविधाओं के खिलाफ की गई है जहां से अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए हमले किए गए थे। इस घटना के बाद ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान ने इसे अमेरिकी युद्ध की कार्रवाई माना। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से हालात साफ करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने न केवल इन हमलों को नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की छोटी नावों को भी डुबो डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर तेहरान समझौता नहीं करता है तो हमले जारी रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिनों के अस्थायी समझौते पर बातचीत आखिरी चरण में है। इसका मुख्य उद्देश्य हार्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना है। अमेरिका जल्द से जल्द इस अस्थायी समझौते को लागू करने की कोशिश में है। वहीं ईरान एक स्थायी समझौते के बाद ही आगे बढ़ने के मूड में दिख रहा है, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। ताज़ा हालात के बाद दुनिया की नज़रें अभी इस बात पर टिकी हैं क्या ईरान पलटवार करता है या बातचीत की मेज पर लौटता है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी यानी आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिगेज ने जानकारी दी कि इस समय 1500 जहाज हार्मुज स्ट्रेट के इलाके में फंसे हुए हैं। इन जहाज़ों पर करीब 20,000 नाविक मौजूद हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन और तेल गैस की आपूर्ति पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में युद्ध रोकने के लिए पेच कहाँ फंस रहा है। तो आपको बता दें कि हार्मुज जलडमरू मध्य जो दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, वर्तमान में एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हार्मुज स्ट्रेट को व्यावसायिक जहाज़ों के लिए फिर से खोलने के लिए एक पेज के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उच्च स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को लेकर है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि ईरान पहले ही इस पर अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाए।
ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिकी वार्ताकार चाहते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, 3 परमाणु सुविधाएं या 3 परमाणु संयंत्र बंद करे और 20 साल तक यूरेनियम डेवलपमेंट को रोक दे। वहीं ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वह अपने यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा कमजोर करेगा और बाकी किसी तीसरे देश, संभवतः रूस को सौंप देगा। ईरान ने 10 से 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात कही है। हालांकि 3 परमाणु सुविधाओं के भविष्य पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। जहां तक एक तरफ कूटनीतिक रास्तों से 30 दिन के अस्थायी समझौते की कोशिशें जारी हैं, वहीं धरातल पर हो रही बमबारी और प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसके तेल नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें इराक के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर और कई अन्य संदिग्ध कंपनियों को शामिल किया गया है। वहीं लेबनान में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के कमांडर अहमद बलूद को मारने का दावा किया है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि देश की एयर डिफेंस सिस्टम इस समय मिसाइल और ड्रोन खतरे का जवाब दे रहे हैं। वर्तमान हालात एक ऐसे डेडलॉक जैसी है कि अमेरिका सैन्य श्रेष्ठता के जरिए अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जबकि ईरान भौगोलिक हालात का फायदा उठाते हुए दुनिया को आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा है। यह 30 दिन का प्रस्तावित अस्थायी समझौता विफल होता है तो यह संघर्ष एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है, जिसकी चपेट में पूरा एशिया आ सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर मोनिका सूद, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कर्नल दिनेश शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 30 दिन का प्रस्ताव एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है, जबकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते अक्सर बड़े हमलों और गलतफहमियों के कारण टूट जाते हैं, जिसका खामियाजा केवल और केवल ईरान को उठाना पड़ता है। ईरान की करारा जवाब देने की चेतावनी इस समझौते की सफलता पर सवालिया निशान लगाती है। ये समझौता है या अमेरिका की एक रणनीति? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर डिबेट, बट लेट मी टेल यू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे इसके बारे के अंदर मैं कुछ बताऊं तो एक्चुअली में कोई क्लियर कट जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, तो उससे ये लगता है कि दोनों पार्टीज ने जो अपने एम रखे हुए हैं या जो अपने ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो अब मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज को समझ में आ रहा है कि उनको जो है कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए साहब, ऐसा है कि अंदरूनी तौर के ऊपर, चाहे आप ईरान है या अमेरिका है, इन दोनों का अंदरूनी तौर के ऊपर नुकसान हुआ है, लेकिन पूरे लोगों के सामने जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को कमजोर नहीं साबित करना चाहता। अगर वो अपने नुकसानों के बारे में बातचीत करते हैं तो बातचीत के टेबल के ऊपर जो देश कहता है कि उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसे कुछ ना कुछ जो है लीवरेज देनी पड़ेगी इस बातचीत के दौरान। और दूसरा आ रहा है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट आ रही हैं, अब देखिए जो कल जो है इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, उनके डिस्ट्रॉयर के ऊपर ईरान ने और अमेरिका ने जो है उनके बंदर अब्बास और केशम द्वीप के ऊपर अटैक किए थे। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब इस सीरियस सिचुएशन के अंदर भी क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वी हैव जस्ट गिवन ए लव टैप, पर सीज फायर जो है अभी भी चालू है। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर कोई भी देश का नेता जो है वो इस प्रकार की जो है लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो कितने सीरियस हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। बेहद अहम बात कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी आपकी।
डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सीरियस ही नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर जो उनकी नीति है, राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो उनका बयान कि डील नहीं तो अब और हमले होंगे, उनकी पुरानी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति, यानी अधिकतम दबाव बनाकर समझौता करवाना किसी भी देश के साथ, वह पुरानी नीति पे चल रहे हैं। लेकिन अगर ईरान मना कर रहा है तो क्या ईरान की तैयारियां अमेरिका से बेहतर हैं या आर पार की लड़ाई जैसा हालात बन रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि ईरान ने जो है मैं एक सैनिक बैकग्राउंड होने के नाते मैं ये बता सकता हूं कि ईरान की जो युद्ध कला की नीतियां हैं वो बहुत बेहतर हैं अमेरिका से। देखिए, युद्ध के अंदर जो सबसे बड़ा एम होता है कि आप अपना नुकसान आपका हो रहा है उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आप इस समय युद्ध को एक थकाने वाली स्थिति के अंदर ले जा चुके हैं। आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उनका बड़ी व्यवहारिकता से और अफेक्टिव ढंग से जो है आप अपने हथियारों को ईरान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके बनस्पत जो है अमेरिका ने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर आगने के बाद एयर अटैक टेक्नोलॉजी और उसके साथ उसने नुकसान किया, और उसके बाद जो है ईरान का जो रिटेलिएशन था बड़ा आला दर्जे का है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने ड्रोन के साथ जो है हर बेसिस के ऊपर जो है अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक किया, और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं तकरीबन जो है अमेरिका के 228 एसेट्स, जिसके अंदर सब आ जाता है, जहाज आ जाते हैं, आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम आ जाते हैं, बाकी बेसिस आ जाते हैं, उनके ऊपर उसने हमला करके बर्बाद किया है। और जिस प्रकार से ईरान ने अपनी दृढ़ता दिखाई है इस युद्ध के अंदर, हालांकि मैं मानता हूं कि टैक्टिकल नुकसान ईरान को बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ये आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका सूद। मोनिका जी, अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, ऐसा अमेरिका प्रेडिक्ट करता है, ऐसा जताना चाहता है कि हम परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं रहने देना चाहते हैं। सैन्य कार्रवाई के जरिए ट्रंप यह संदेश दे रहे हैं कि वे कूटनीति के साथ साथ शक्ति के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये मामला केवल परमाणु हथियारों का है या कुछ और? देखिए, जो समझ में आ रहा और जैसे दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है, ये सिर्फ मुझे लगता नहीं कि परमाणु हथियारों का ही ये जो है सारा मामला है। इसमें देखिए एक दूसरे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर एक्यूज कर रही हैं, सीज फायर भी तोड़ा गया है। उसके बाद यूएसए का कहना है कि ईरान ने दोबारा से अटैक किए, और ईरान कह रहा है कि यूएस ने उसके एरियाज में शिप टारगेट कर अटैक किए। अब देखिए कि जो रही न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद, वो तो मतलब जो है वो तो कर ही रहे हैं, पर इससे ज्यादा तो जो खतरा है वो ये भी लगता है कि ईरान जो है वो अपनी बढ़त बना रहा है, अपने टैक्टिक्स यूज कर रहा है, अपनी बढ़त बना रहा है पूरे एरिया में। तो इसलिए बाकी भी जो खाड़ी देश हैं थोड़े वो भी मतलब हैं जो उसके साथ नहीं। और उसके बाद यूएसए तो है, वो यूएस तो चाहता है कि पूरे का पूरा जो दबदबा है और पूरा दबाव है वो बना के रखे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर जो ईरान है वो ऐसा देश है, उसकी सिविलाइजेशन ऐसी है कि अगर वो लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम में माहिर हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, तो वो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर मोनिका सूद, यही डर बना के युद्ध छेड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो बीच में दौर चल रहा है, लग रहा है एक तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर है। मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध खेला जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कर रही हैं मनोवैज्ञानिक। अमेरिका कह रहा है कि ये लव टैप है, यानी प्यार की थपकी है जिसको हमने ईरान को दिया है, और इसके जरिए जताना चाह रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं माने तो आपको हम बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके से। ईरान कह रहा है आपने घायल शेर को छेड़ा है। अब अगर इसी तरीके के साइकोलॉजिकल वॉर हो रहा है तो असल में जमीनी स्तर पर इनकी तैयारियां क्या है? और इस बीच में एक बड़ा सवाल और उठता है कि यूएन कहाँ है, यूनाइटेड नेशन कहाँ है? देखिए, अब ऐसा है कि बीच में काफी ये खबर आ रही थी कि नेटो से बाहर निकलना चाहता है यूएसए।
ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कत आ रही थी कि देखिए ये वॉर हमेशा से, अगर हम बात करें जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, ये हमेशा से ही साइकोलॉजिकल और ईगो का वॉर था दोनों देशों के लिए। ये सिर्फ यूएस के लिए ये नहीं था कि ये ईगो का वॉर नहीं है, क्योंकि यूएस हमेशा ही चाहता था कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको बंद किया जाए और वो सब उनके हाथ में हो। ईरान का ईगो वॉर था कि भी हम लोग एक ऐसा होने देंगे, बाहर का देश हमारे ऊपर कैसे ऐसे मतलब कर सकता है। पर अब देखिए, अब अगर बात करें यूएन की, तो यूएन इसमें अभी नहीं कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि इसमें जो दबदबा है वो ट्रम्प का जो दबदबा है वो एक तरफा दिखाने को ये बोला जा रहा है कि हम तुम्हें बर्बाद कर दे। पहले भी मैंने ये चीज़ आपके शो में शायद बोली थी कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो सिचुएशन हो गई है कि अभी ईरान अपने आप को पूरा बर्बाद बता नहीं रहा है। अभी ईरान ने ये नहीं बोला कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, ईरान बोलता मैं खड़ा हूँ, तुमने मेरा बिगाड़ा ही क्या है। वो अमेरिका को ये बोल रहा है कि तुमने क्या बिगाड़ा है, तुमने कुछ नहीं किया, हम दोबारा खड़े, हम लड़ने को तैयार हैं। पर एक यहाँ पर बात बोलूंगी कि जो देश चाइना जैसे हैं वो हमेशा वो ऐसा काम करेंगे कि जब वो कोई बर्बाद हो जाएगा, जब कोई बर्बाद डिक्लेयर हो जाएगा, तब वो उसके पास आएंगे उसको भारने उठाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए। जबकि जो अमेरिका है, अमेरिका हमेशा यही बोलेगा कि भी देखिए ये हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर, सुप्रीम इकोनॉमी मानता है पूरे वर्ल्ड की। तो उनको ये धक्का लगा है कि भी ईरान उनके सामने दोबारा से खड़ा कैसे हो सकता। चर्चा कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए बमबारी की, जिसमें जो सोमालिया जैसे देशों पर भी भारी पड़ने लगा है। यह प्रभाव दिखाता है कि ये इस क्षेत्रीय तनाव की लहरें कितनी दूर तक जा रही हैं। हार्मुज मध्य या हार्मुज स्ट्रेट की बात करें और खाड़ी क्षेत्र में जारी यह तनाव एक बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट का सबब बन गया है। भौगोलिक रूप से सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर स्थित है, जो इस समुद्री व्यापार मार्ग के बेहद करीब है। सोमालिया की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पूरे वॉर के कारण उसे अपनी खाद्य ज़रूरतों, विशेष रूप से अनाज और रसद के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। खाड़ी क्षेत्र के 1500 जहाज़ों फंसने के कारण सोमालिया में पहुंचने वाला आवश्यक खाद्य पदार्थों की खेप रुक गई है। गृह युद्ध और सूखे की मार झेल रहे सोमालिया में खाद्य आपूर्ति बाधित होने से भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका सूद, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर मोनिका सूद जी, जिस तरीके के वॉर का नतीजा देखने को मिला, अभी तो वॉर ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, तब ये हाल है। अगर कहीं शुरू हो गया तो क्या दुनिया एक नए आर्थिक मंदी के दौर में फंसेगी और उसके लिए यूएन जैसी संस्थाएं भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसमें, क्योंकि जो अब हालत हमें देखने को मिल रही है और जो भी देखिए जितना भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्या है कि वो सबसे बड़ा एक रास्ता है, छोटा नैरो रास्ता है, पर सबसे ज्यादा से ज्यादा तेल है और एनर्जी है पूरे विश्व को वहां से होकर गुजरती है और वहां से मिलती है। और ईरान और जो भी हम और बाकी देश हैं वो वहां से ही गुजर के वहां से ही सबको सप्लाई करते हैं, एनर्जी हो, एलपीजी हो, फ्यूल हो। जब ऐसा होगा तो कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो मंदी का आना तो इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि हर देश में तब तक क्षमता होती है वो अपनी, जब डॉक्टर मोनिका सूद, यूएन के एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध की तैयारियां कर रहा है यूएन। ऐसे हालात में पहले तो युद्ध की विभीषिका, दूसरा अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सड़क पे होंगे और किसी और देश में प्रवासी हालात स्थिति पाने के लिए बेबस होंगे। इससे निपटने के लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है? क्या हो रहा क्या?
देखिए अभी तक तो यूएन ने भी बीच में हाथ नहीं डाला है, जबकि जो परमाणु आप जिसके जंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो ये तो अमेरिका हमेशा से ही इसके लिए तत्पर रहता था। हमेशा उनको अपने आप को अपना लोहा जमाना था, इसलिए वो तो अपना इस चीज के ऊपर हमेशा खड़े थे। पर अब दिक्कत ये है, सवाल ये उठता है कि रोज जो $1 बिलियन खर्चा हो रहा था जंग पे दोनों देशों का, इसमें सिर्फ अमेरिका ही तो अकेला नहीं शामिल था ना, बाकी सऊदी अरेबिया भी हो गया और बाकी जो है देश, खाड़ी देश, वो भी तो शामिल हैं सारे। और ये एक देखिए इजराइल और ईरान की वॉर थी, जो इसमें मैं बोलूं कि उसमें अमेरिका ने अपने लिए तब्दील कर ली वो वॉर। तो ये जो है, अगर महंगाई की बात लेकिन एक करें बड़ा तो सवाल उठता है डॉक्टर मोनिका सूद कि ईरान किसके दम पे खड़ा है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान को ताकत कैसे मिल रही है? क्या वहां अभी भी सत्ता संतुलन पहले जैसा ही है या उसमें कोई बदलाव आया है? देखिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे और जितना हमारी आदरणीय मोनिका मैडम ने बताया, मैं उनके साथ काफी हद तक एग्री हूं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इतने 28 फरवरी के बाद और पिछले साल की लड़ाई के बावजूद भी ईरान क्यों खड़ा है? देखिए साहब, ऐसा है कि ईरान को मालूम था कि आने वाले दिनों में ये अमेरिका या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये मैं जा रहा हूँ 2005 या 2006 के आसपास जा रहा हूँ। तो उसी समय से जो है ईरान ने अपनी तैयारी कर दी थी। और उस समय जो होते थे, जो जिनको अभी इन्होंने मार दिया है, लारिजानी, उन्होंने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने जो IRCG का गठन इस प्रकार से किया था कि अगर लीडरशिप खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी जो है उनकी सेना डटी रहेगी। ये एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट था कि उनको मालूम था, उन्होंने अमेरिका की जो वॉरफेयर की टैक्टिक्स है उसे बड़े गहराई के साथ जो है उन्होंने स्टडी किया हुआ था। चाहे लीबिया में, जब बाकी जगह जहां भी गए हैं, इराक में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, कि अमेरिकन जो हैं ये क्या करते हैं कि इमीडिएटली अपना एयर अटैक करेंगे, बमबारी करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने ये पूरा इनका आंकलन कर लिया था। और इन चीजों को काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना टनल सिस्टम बनाया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की, अपना मिसाइल और ड्रोन का सिस्टम सब कुछ उन्होंने डेवलप किया। अब ये क्वेश्चन ये आता है, कोई क्वेश्चन कर सकता है, अरे भाई उनके ऊपर तो 1979 या 80 के बाद से जो है सैंक्शन है, तो उन्हें सप्लाई कौन कर रहा था? तो दिस इज ए ऑब्वियस रीजन कि उन्हें मदद मिल रही थी, रशिया से मिल रही थी, चाइना से मिल रही थी, नॉर्थ कोरिया से मिल रही थी। दिनेश शर्मा जी, समय की कमी के कारण ये जानना चाहेंगे कि अभी आगर्ची जैसे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इनकी क्या भूमिका है? जी एक बार लास्ट सवाल दबाइए, थोड़ा आवाज कम थी, क्या बताइए जरा। ईरान अपने मजबूती से खड़ा है अमेरिका के सामने, लेकिन क्या सत्ता संतुलन कहीं आगे पीछे हो रहा है? ईरान में जो सत्ता संतुलन है, सत्ता समीकरण, वो बदल रहा है या आगार्ची जैसे लोग नए समीकरण गढ़ने की तैयारी में है? देखिए साहब, ऐसा है कि आज की तारीख के अंदर भी जो है IRCG का जो है फुली कंट्रोल है ईरान के ऊपर, ईरान की पब्लिक के ऊपर भी और ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी। पीछे जो कुछ खबरें आ रही थी कि इनके पॉलिटिकल सिस्टम में और IRCG के अंदर कुछ डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से ये स्थापित होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं एक पेज के ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अमेरिका का नैरेटिव था या इजराइल का नैरेटिव था कि हम पूरा इनका रिजीम चेंज कराएंगे, तो वो इट इज नॉट पॉसिबल। और ये हमलों के बाद 28 फरवरी के बाद जो है ईरान की जनता ने जो सॉलिडेरिटी दिखाई है अपनी गवर्नमेंट के साथ, वो काबिले तारीफ है। ये बात अलग है कि ईरान से जो है काबिले तारीफ है, अमेरिका को भी अब वही लैपटॉप मिल सकता है, प्यार की थपकी जिसके बारे में ट्रंप कह रहे हैं। और शायद ये प्यार की थपकी अमेरिका की जनता को जरा भी न सुहाए। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।